हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप लोगों का इस सीरीज़ के पहले वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडे को डिस्कस करने वाले हैं। और वो टॉपिक होगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ऑक्सो एसिड्स और ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, तो इसको आज हम डेप्थ में स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात, क्या होता है ऑक्सो एसिड्स या ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, एक बात तो कंफर्म है कि आपको ये तो पता लग पा रहा होगा, एसिड से इसका मतलब प्रोटॉन डोनर है। ठीक है, प्रोटॉन डोनर स्पीशीज की मैं बात यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, अब जब भी आप ऑक्सो एसिड्स ये वर्ड कहीं पर भी सुनते हो तो आपके ब्रेन में कुछ बातें आनी चाहिए। कैसी बातें? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और मैं बताऊंगा कि ऑक्सो एसिड्स को कैसे देखा जाता है, कैसे पता लगाएगा कि फलानी एसिड ऑक्सो एसिड है कि नहीं। ठीक है, मैं आपका फेवरेट एग्जांपल लेता हूं, जो एग्जांपल आपने बचपन से देखा हुआ है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब सल्फ्यूरिक एसिड में आपको दिखाई देगा हाइड्रोजन, सल्फ्यूरिक एसिड में आपको दिखाई देगा ऑक्सीजन, और सल्फ्यूरिक एसिड में आपको दिखाई देगा सल्फर। सल्फर मतलब मैं यहां पर बोल सकता हूं कि नॉन मेटल है। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी एसिड जिसमें ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो और नॉन मेटल हो, ठीक है, 3 टाइप्स के एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए। ऑक्सीजन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए और नॉन मेटल होनी चाहिए, वो एसिड्स हो जाएगी ऑक्सो एसिड्स। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। नॉन मेटल हमेशा ध्यान रखिए, नॉन मेटल 15 ग्रुप का हो सकता है, नॉन मेटल 17 ग्रुप का हो सकता है, नॉन मेटल 16 ग्रुप का भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा कि ऑक्सो एसिड्स या ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं। ऐसे एसिड्स जिनमें हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और अदर एलिमेंट होगा, वो जनरली क्या होगा, नॉन मेटल होने वाला है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ब्रेन में रखना चाहिए कि ऑक्सो एसिड्स या ऑक्सी एसिड्स क्या होती है। ठीक है, मैं इस टॉपिक को डिटेल में बताने के पहले, अभी तो मैंने आपको जस्ट ये बताया कि ऑक्सो एसिड्स क्या होती है। ठीक है, इस टॉपिक को डिटेल में बताने के पहले कुछ बातें आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, उनको मैं की पॉइंट्स बोलूंगा, उनको मैं एक काम करता हूं, लिख देता हूं SKP, सुनील्स की पॉइंट। ठीक है, आज हम पहले कुछ की पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे, फिर इस टॉपिक को डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, अपने ब्रेन में कुछ बातें रखना। सबसे पहली बात क्या, देखो आप जरा इससे रिलेटेड, आपकी लाइफ में ऐसा ऑक्सो एसिड आया, ऑक्सो एसिड का मतलब तो समझ में आया ना, ऐसे एसिड्स जिनमें हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो और अदर एलिमेंट हो जो कि नॉन मेटल होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए एक ऑक्सो एसिड है जिसका सेंट्रल एटम 15th ग्रुप का है, ठीक है, या 17th ग्रुप का है। ठीक है ना, ऐसा ऑक्सो एसिड जिसका सेंट्रल एटम 15th ग्रुप का है या 17th ग्रुप का है। 15th ग्रुप का मतलब मैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ की बात कर रहा हूं, और 17th ग्रुप का मतलब मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो 15th ग्रुप या 17th ग्रुप का कोई सेंट्रल एलिमेंट हुआ, सेंट्रल एटम हुआ किसी ऑक्सो एसिड में, तो वहां पे 2 कंडीशंस होंगी, 2 कंडीशंस हो सकती होंगी, या तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +5 या तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3। सेंट्रल एटम की मैं बात कर रहा हूं, या तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +5 या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3। ठीक है, जब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो आप वहां पे सफिक्स जो लगाने वाले हो, वो लगाने वाले हो इक एसिड। ठीक है, ये बात अपने ब्रेन में रखना, सफिक्स क्या लगाओगे, इक एसिड। और जब भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो वहां पे आप सफिक्स लगाने वाले हो अस एसिड। क्या लगाने वाले हो, अस एसिड। ठीक है, तो सफिक्स वाइज आप लोगों को बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, और कंडीशन क्या हो सकती है, मान लीजिए आपके पास में ऐसा ऑक्सो एसिड है जिसका सेंट्रल एटम 16 ग्रुप का है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम में से कुछ है। ठीक है, अब वहां पे 2 कंडीशंस होंगी, या तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +6 या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +4। ठीक है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी सेंट्रल एटम का होगा किसी ऑक्सो एसिड में, सेंट्रल एटम 16 ग्रुप का होना चाहिए। ठीक है, तो आप वहां पे जो सफिक्स यूज करने वाले हो, वो सफिक्स यूज करने वाले हो इक एसिड,
और +4 वाले केस में जो सफिक्स आप यूज करोगे वो सफिक्स क्या होगा बेटा, अस एसिड होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कब आप सफिक्स अस यूज करोगे और कब आप सफिक्स इक यूज करने वाले हो। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। 15th 17th ग्रुप के सेंट्रल एटम वाले ऑक्सो एसिड्स में +5 में इक एसिड, +3 में अस एसिड। ठीक है, 16th ग्रुप के सेंट्रल एटम वाले ऑक्सो एसिड्स के केस में +6 में इक एसिड और +4 में अस एसिड। ठीक है, तो ये पहला की पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा की पॉइंट मैं यहां पर आपके सामने बताना चाहता हूं, आप उसको अच्छे ढंग से सुन लीजिएगा। आप किसी भी अस एसिड में से प्रोटॉन को निकालोगे, प्रोटॉन को रिमूव करोगे, एसिड है तो प्रोटॉन तो देगा, पक्की बात है। जब आप किसी भी अस एसिड में से प्रोटॉन को रिमूव करोगे तो जो रिमूव करने के बाद में सॉल्ट बनेगा, आपको समझ में आता है, प्रोटॉन को रिमूव कर दिया जाएगा, प्रोटॉन को डोनेट कर दिया जाएगा तो सॉल्ट बचेगा, और जो सॉल्ट होगा वहां पर भी आप एक सफिक्स यूज करने वाले हो और वो सफिक्स होगा ITE। क्या सफिक्स होगा? ITE, है ना। जब मैं ऑक्सो एसिड्स के फॉर्मूले बताऊंगा, उसके सॉल्ट्स बताऊंगा, तो ये बातें बहुत काम आने वाली है, इसलिए आपको ये की पॉइंट्स बहुत अच्छे ढंग से समझ में आना चाहिए। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कोई इक एसिड है, कोई सा भी हो सकता है बेटा, कोई सा भी हो सकता है ना, 15 ग्रुप का हो सकता है, 17 ग्रुप का हो सकता है, या 16 ग्रुप का हो सकता है। कोई सा भी इक एसिड है और इक एसिड में से आपने प्रोटॉन को डोनेट किया, प्रोटॉन को निकाल दिया, तो इस केस में जो सफिक्स हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो सफिक्स क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, तो क्या मेरी बात आपको समझ में आई? 8 सफिक्स का भी यूज किया जाता है, 8 सफिक्स का भी यूज किया जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? बहुत इजीली समझने की कोशिश करो, फ्रीली बैठो, आराम से बैठो, टेंशन बिल्कुल मत लो, टेंशन लेने का नहीं, हमेशा देने का। ठीक है, चलिए आखिरी की पॉइंट की बात मैं आपसे करता हूं, और उस की पॉइंट में मैं BCN की बात करता हूं, है ना। वैसे आप जानते हो बोरॉन फैमिली जो होती है वो कहाँ होती है ना, 13 ग्रुप की बात कर रहा हूँ, कार्बन फैमिली मतलब 14 ग्रुप की बात कर रहा हूँ, और ये नाइट्रोजन मतलब मैं बात कर रहा हूँ आपसे बेसिकली 15 ग्रुप की। ऑक्सो एसिड्स जो हैं वो मेनली तो इन फैमिलीज में आते हैं, 15 ग्रुप में आते हैं, 17 ग्रुप में आते हैं, 16 ग्रुप में आते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बोरॉन के ऑक्सो एसिड्स की बातें भी करूंगा मैं, कुछ कार्बन के ऑक्सो एसिड्स की बातें भी करूंगा, नाइट्रोजन तो ऑफिशियली मैं बातें करने वाला हूं। तो जब भी कोई ऑक्सो एसिड आपको ऐसा मिले जिनका सेंट्रल एटम बोरॉन हो, कार्बन हो या नाइट्रोजन हो, तो इस सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन वहां पर होगा sp2। क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन वहां पर? sp2। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा फिर मैं बात करूंगा फास्फोरस की, क्लोरीन की और सल्फर की। ये बड़े बड़े काम के होंगे, ये अपने सिलेबस का ऑफिशियली पार्ट है, फास्फोरस, क्लोरीन और सल्फर के ऑक्सो एसिड्स। तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर करना है sp3। वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना ही आपको आता है, फिर भी एक आइडिया आप लोगों के ब्रेन में होना चाहिए। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपके साथ में यहाँ शेयर कर रहा हूँ। तो ये 3 की पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, इन 3 की पॉइंट्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऑक्सो एसिड्स वाला टॉपिक चल रहा है, क्लियर हुआ? चलो अब हम आगे बढ़ें तो एक बात समझना चाहिए हम लोगों को कि हमारे सिलेबस में मेनली 3 एलिमेंट्स के ऑक्सो एसिड्स हैं जिनको हमको डिटेल में डिस्कस करना है। 3 एलिमेंट्स के ऑक्सो एसिड्स हमारे सिलेबस में हैं जिनको हमको डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। ठीक है, इनको आराम से शांति से हम डिस्कस करेंगे, जो मैंने की पॉइंट्स बताए हैं इनके साथ में, की पॉइंट्स के साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्सो एसिड वाला पोर्शन चल रहा है, मैंने SKP आप लोगों को बता दिए हैं। अब मैं आप लोगों के साथ फास्फोरस की ऑक्सो एसिड्स को डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ठीक है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इस लेक्चर में मैं आप लोगों को
जितने भी ऑक्सो एसिड्स हमारे जेईई नीट या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में यूज़ होते हैं, उनके फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं, उनके नाम कैसे दिए जाते हैं, उस बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और सेकंड पार्ट जब इसका आएगा, जब मैं इसका सेकंड पार्ट रिलीज करूंगा, तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड ट्रिक्स आप लोगों को, सुपर ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो आज अपना काम है फॉर्मूला कैसे बनाया जाए और नाम कैसे याद किए जाएं। यहां पर मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम होती है और मेरा दावा है इस लेक्चर के बाद आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, अब फास्फोरस की ऑक्सो एसिड्स हम देखें, उसके लिए हम कुछ रूल्स बनाते हैं। देखो, मेरा काम है आपको स्टडी को इजी करके बता देना, स्टडी को इजी बना देना, कोई भी टॉपिक इजी करके बता देना। ठीक है, देखो यार, कोई भी सब्जेक्ट टफ या इजी नहीं होता, टीचर्स पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे पढ़ाता है, कैसे एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ रूल्स बना के देता हूँ। फिर से देखो, मैं रूल्स बनाऊंगा आपको। रूल नंबर 1, आप आराम से उस रूल को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास में कोई ऑक्सो एसिड है, जैसे ये है मेरे पास में एक ऑक्सो एसिड H3PO3। ठीक है, क्या आप मुझे इसका नाम बता सकते हो? क्या आप इसका नाम मुझे बता सकते हो? अभी मैंने SKP जो बताए थे, सुनील्स की पॉइंट्स, उसके बेसिस पर आप देखो, फास्फोरस 15th ग्रुप का एलिमेंट है, नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, मतलब यहाँ पर सफिक्स क्या लगने वाला है? सोचो, अभी भी बताया था मैंने, अस एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा फास्फोरस एसिड। नाम क्या होगा बेटा इसका? फास्फोरस एसिड। ठीक है, फास्फोरस एसिड, कोई मुश्किल बात नहीं है। वेरी गुड। अच्छा, मुझे एक बात, अभी रूल आ रहा है, अभी रूल आ रहा है, टेंशन ना लो, रूल आ रहा है, पेशेंस रखो, शांति रखो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये है H3PO4 फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड कैसे बोल दिया मैंने? अरे बहुत इजी है यार। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पर +5 दिखाई दे रहा है। नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर सेंट्रल एटम के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। इसका मतलब मैं बोलूंगा कि यहाँ पर जो सफिक्स लगने वाला है वो क्या लगेगा? इक एसिड लगेगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा भाई? फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड। ठीक है, मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, अब मेरा रूल क्या बोलता है? क्या मैंने ट्रिक बनाता हूं, क्या मैं थंब रूल बनाता हूं? ध्यान से सुनना। जब कोई भी ऑक्सो एसिड है ना, कोई भी ऑक्सो एसिड, जब कोई भी ऑक्सो एसिड वाटर को रिलीज करे, कोई भी ऑक्सो एसिड वाटर को रिलीज करे और रिलीज करने के बाद में जो प्रोडक्ट बने वो भी ऑक्सो एसिड हो, रिलीज करने के बाद में जो प्रोडक्ट बने वो भी ऑक्सो एसिड हो, मतलब क्या? नहीं समझ में आया? बताता हूं। बताओ मुझे, वाटर को रिलीज करूंगा तो क्या बनेगा यहां पर? HPO2। क्या ये ऑक्सो एसिड है? सोचो, आज ही बताया मैंने, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, अदर एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है, इसका मतलब ये ऑक्सो एसिड होगा। तो जब भी कोई ऑक्सो एसिड वाटर को रिमूव करने के बाद, रिलीज करने के बाद में ऑक्सो एसिड में ही कन्वर्ट हो जाए, तो बनने वाला जो ऑक्सो एसिड होता है वहां पे प्रीफिक्स लगता है मेटा, META। क्या लगता है बेटा? मेटा। तो इसका नेम हो जाएगा मेटा, है ना, मेटा फास्फोरस एसिड। क्या नेम होगा बेटा इसका? मेटा फास्फोरस एसिड, मेटा फास्फोरस एसिड। और जिस ऑक्सो एसिड से ये मेटा बनता है वहां पर आप प्रीफिक्स यूज कर सकते हो ऑर्थो, है ना। सुनो ना, सुनो ना, यहां पे प्रीफिक्स जो बनने वाला प्रोडक्ट है, जो बच्चा है, वहां पे मेटा, और जो मां है वहां पर ऑर्थो। तो फास्फोरस एसिड को आप ऑर्थो फास्फोरस एसिड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ऑर्थो फास्फोरस एसिड भी बोल सकते हो। आप मेरी बात समझे? ऑर्थो कब लगता है प्रीफिक्स वो आपको पता होना चाहिए, मेटा प्रीफिक्स कब लगता है वो आपको पता होना चाहिए। अब तो सिंपल है यार, इसमें से H2 को रिलीज करोगे तो क्या बचेगा? HPO3 बचेगा,
बचेगा ना HPO3। क्या ये ऑक्सो एसिड है? हाँ। तो अपना क्या रूल लग रहा है? हाँ। आप जब किसी ऑक्सो एसिड में से वाटर को रिमूव करोगे और ऑक्सो एसिड ही बचेगा, तो जो बनने वाला बच्चा है, बनने वाला प्रोडक्ट है, तो उसको मैं बोल दूंगा मेटा। क्या लगा दूंगा वहां पे? प्रीफिक्स मेटा। तो ये हो जाएगा मेटा फास्फोरिक एसिड। क्या हो जाएगा? मेटा फास्फोरिक एसिड। और अब ये भी बताया कि जिसमें से आप मेटा फास्फोरिक एसिड बना रहे हो वहां पे प्रीफिक्स क्या लगा सकते हो? ऑर्थो लगा सकते हो। इसका मतलब इसी का फास्फोरिक एसिड का ही एक नेम क्या हो जाएगा? मेटा फास्फोरिक एसिड, सॉरी ऑर्थो फास्फोरिक एसिड। ठीक है ना, मैंने बताया था ऑर्थो लगा सकते हो, तो यहां लग जाएगा ऑर्थो फास्फोरिक एसिड। ठीक है, ऑर्थो फास्फोरिक एसिड। तो ऑर्थो प्रीफिक्स कब लगाया जाता है, मेटा प्रीफिक्स कब लगाया जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर है। अच्छा, एक एग्जांपल मैं और पूछता हूं आपसे, इसी से रिलेटेड है, आप जरा उसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लो मैंने यहां पर लिखा H3BO3। आपने ये 11th में पढ़ा है, नाम सुना होगा H3BO3, है ना? क्या नाम है भाई इसका? बोलो। बोरिक एसिड। याद है आपको? बोरिक एसिड। ये है अपना बोरिक एसिड। अच्छा, बोरिक एसिड क्या ऑर्थो बोरिक एसिड होता है? क्या यहाँ पे प्रीफिक्स ऑर्थो लगाया जा सकता है? मेरी टेक्निक से चेक कर लीजिए आप लोग, है ना? कैसे चेक करोगे? इसमें से H2O को रिमूव करोगे। H2O को रिमूव करने के बाद में बनने वाला जो प्रोडक्ट है, क्या वो ऑक्सो एसिड है? चेक कर लेते हैं। HbO2 बनेगा। क्या बनेगा? HbO2 बनेगा। HbO2 देख लीजिए, क्या ये ऑक्सो एसिड है? बिल्कुल ये ऑक्सो एसिड है ना? तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? मेटाबोरिक एसिड बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा इसको मैं? मेटाबोरिक एसिड। कितना इजी है यार, मेटाबोरिक एसिड। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ऑर्थोबोरिक एसिड। कितना इजी है, ये क्या हो जाएगा? ऑर्थोबोरिक एसिड। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है? एक और एग्जांपल ऐसे पूछ रहा हूं मैं आपसे, यहीं पे लिख देता हूं कहीं पर। बताइए मुझे, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड क्या मेटा कार्बोनिक एसिड होगी? फिर से वही काम, वाटर को निकाल के देख लो सर। चलो वाटर को निकाल देता हूं। वाटर को निकाला मैंने यहां से, और वाटर को निकालने के बाद में तो बचा CO2। अरे यार, ओहो, यहां तो कोई ऑक्सो एसिड नहीं बनी। इसका मतलब मेटा तो है नहीं, और नहीं यहां पर क्या होगा? ऑर्थो। मतलब यहां पे कार्बोनिक एसिड का प्रीफिक्स ऑर्थो यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये पहला रूल, मेरा रूल जो मैंने इस ब्लैक बोर्ड पर, ग्रीन बोर्ड पे बनाया है, ये अच्छे ढंग से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलो मैं दूसरे रूल पर आप लोगों को लेके चलता हूं। बहुत सिंपल रूल है, आप समझते चलोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। बस अच्छे ढंग से समझिए आप। ठीक है, कंटेंट को समझने की कोशिश कीजिए। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जितना कंटेंट समझोगे उतना आप लोगों को मजा आएगा और याद रखने में आसानी होगी। चलो रूल नंबर 2 पर मैं आप लोगों को लेके चलता हूं, और वो है रूल फॉर पायरो। वो क्या है? रूल फॉर पायरो। चलो पायरो का रूल क्या है? ये है अपना H3PO3, मतलब फास्फोरस एसिड, बताया था ना मैंने आपको। और ये है अपना H3PO4, मतलब क्या? फास्फोरिक एसिड। इतना तो समझ जाओ ना बेटा आप लोग, फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड। ठीक है, अब मेरा रूल ये बोलता है कि आपने इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स लिए। जब भी आप किसी भी ऑक्सो एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हो और वहां से H2O रिलीज करवा देते हो, वहां से H2O रिलीज करवा देते हो, है ना? तो क्या बचेगा? बताओ मुझे आप जरा एक बार, क्या बचेगा? H4, वाटर को रिलीज करवाना है, H4P2O4। देख लीजिए, ठीक है, H4P2O4, O4 बनेगा, O5 बनेगा यार, O5 बनेगा यहाँ पर, है ना? H4P2O5 देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, H4 टोटल 6 थे, वाटर को निकाला तो 2 हाइड्रोजन निकले, H4 हो जाएगा, P2 हो जाएगा, और ये 6 थे तो O5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो प्रीफिक्स लगेगा वो लगेगा पायरो। क्या लगेगा?
पायरो, ये क्या था, ये था फास्फोरस एसिड। अब आप बोल दोगे इसको पायरोफास्फोरस एसिड, क्या बोलोगे, पायरोफास्फोरस एसिड। कितना इजी, बहुत इजी, पायरोफास्फोरस एसिड, ठीक है। सिमिलरली ये फास्फोरिक एसिड था, फास्फोरिक एसिड में से वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करता हूँ, चलो कर देता हूँ, क्या बचेगा, H4P2 और बचेगा O7, H4P2O7 देख लीजिए आप लोग, H4P2O7 नाम क्या हो जाएगा, पायरोफास्फोरिक एसिड, नाम क्या हो जाएगा, पायरोफास्फोरिक एसिड, ठीक है। तो पायरो का रूल आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऑक्सो एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स को लेकर उसमें से वाटर को रिमूव कर दोगे तो क्या बनेगा, प्रीफिक्स कौन सा बनेगा, पायरो बनेगा। कितना इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको पायरो का ये रूल अच्छे ढंग से, अच्छे मतलब बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैंने भी आप लोगों को रूल बताया ऑर्थोमेटा का, अभी रूल बताया मैंने पायरो का। एक रूल और मैं आप लोगों को बताता हूं, रूल नंबर 3, ठीक है, रूल नंबर 3। और जो रूल नंबर 3 है ना मेरा, सुनना ध्यान से, जो रूल नंबर 3 है वो रूल है बेसिकली हाइपो का, HYPO, हाइपो। प्रीफिक्स की बात मैं आपसे कर रहा हूं, ठीक है। देखिए आप लोग, मान लीजिए मेरे पास में ये एक एसिड है, फास्फोरस एसिड, नाम बार बार बोल के, ऑर्थोफास्फोरस एसिड, नाम बार बार बोल के मैं आप लोगों को यहीं पर याद करवाना चाहता हूँ, मेमोराइज करवाना चाहता हूँ, ठीक है। आपने जब किसी अस एसिड में से, मैं जानबूझ के इसको अस एसिड लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, आपने जब किसी भी अस एसिड में से ऑक्सीजन के एटम को रिमूव किया, आपने जब किसी भी अस एसिड में से ऑक्सीजन के एटम को रिमूव किया, क्या बचेगा, H3PO2। तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है वहां पर हाइपो प्रीफिक्स लगेगा, क्या लगेगा, हाइपो प्रीफिक्स लगेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा हाइपो अस एसिड। अब तो पूरा लिख देता हूं यार, हाइपोफास्फोरस एसिड, है ना, हाइपोफास्फोरस एसिड हो जाएगा, हाइपोफास्फोरस एसिड, ठीक है। लेकिन आपके पास में फास्फोरिक एसिड है ना, एक एसिड है, आपके पास में एक एसिड है H3PO4। आप एक एसिड से, सुनना ध्यान से, आप एक एसिड से मान लीजिए बनाना चाहते हो हाइपोइक एसिड, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इनडायरेक्ट मेथड से चलना पड़ेगा। कैसे चलना पड़ेगा बताता हूँ। देखो, सबसे पहले इसके 2 मॉलिक्यूल्स लो, वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करो। अरे सर ये तो जाना पहचाना लग रहा है। जी हाँ, अभी बताया था मैंने पायरो वाला रूल आप लोगों को, है ना। तो आपने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोरिक एसिड लिए, एक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए, उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव किया, तो क्या बचेगा, H4PO7, ये बचेगा। ये क्या हो जाएगा, पायरो फास्फोरिक एसिड, है ना बेटा, पायरो फास्फोरिक एसिड, अभी बताया था मैंने 2 मिनट पहले आपको। अब आपने क्या किया, इसमें से ऑक्सीजन के एटम को हटाया, इसमें से आपने ऑक्सीजन के एटम को हटाया, तो क्या बचा, H4P2O6, क्या बचेगा, H4P2O6। जी हाँ, इसी को मैं बोल दूंगा हाइपोफास्फोरिक एसिड। आप समझ रहे हो मेरी बात को, इसी को क्या बोल दूंगा मैं, हाइपोफास्फोरिक एसिड। आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि सर इसका नाम होगा हाइपो पायरोफास्फोरिक एसिड, नहीं, इसका नाम होगा हाइपोफास्फोरिक एसिड, लेकिन तरीका कुछ ऐसा होगा। शायद आप ये सोच रहे हो कि सर इतना लंबा चौड़ा कौन याद रखेगा। बेटा विश्वास मानिए, एक बार ठीक से आपने सुन लिया, एक बार ठीक से आपने प्रैक्टिस कर ली, तो आपको एग्जाम के टाइम पर 2 सेकंड 5 सेकंड ही लगेंगे इन सारी चीजों को समझने में, शो करने में। इसलिए एक बार की मेहनत 100 सुनार की और एक सुनील की, ठीक है। एक बार बोलूंगा अच्छा हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो क्या आप लोगों को हाइपो का रूल समझ में आया। ये हाइपो का पहला रूल था, ऐसा बोल दीजिए, अस एसिड के लिए, और ये हाइपो का दूसरा रूल था फॉर एक एसिड। कितना इजी है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलो अब मैं आपको फास्फोरस के आखिरी
सेक्शन पर लेके चलता हूँ, फास्फोरस की ऑक्सो एसिड्स के आखिरी सेक्शन पर लेके चलता हूँ। ठीक है, रूल तो अपने हो चुके हैं खत्म, थंब रूल चलते रहेंगे, ट्रिक्स चलती रहेगी, सुनील्स सुपर ट्रिक दैट इज एसएसटीज भी चलती रहेगी। ठीक है, वो थोड़ी खत्म होने वाली बेटा। अब देखो यार, समझने की कोशिश करो। एक फार्मूला में याद रखने के लिए आपको बोलता हूं H3PO5, ये याद रखना है, H3PO5 नाम है पेरोक्सो मोनोफास्फोरिक एसिड। नाम क्या है? पेरोक्सो मोनोफास्फोरिक एसिड, पेरोक्सो मोनोफास्फोरिक एसिड। ठीक है, आप क्या करना, इसमें HPO3 को ऐड करना, थंब रूल है, ट्रिक है, HPO3 को ऐड करना। जब इसमें आप HPO3 को ऐड करोगे तो क्या बनेगा? H4P2O8 और इसका नाम हो जाएगा पेरोक्सो डाइफास्फोरिक एसिड। ठीक है, पेरोक्सो डाइफास्फोरिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर्स के बारे में बहुत सारी बातें मैं आपसे करूंगा आने वाले टाइम में, अगले सेक्शन में या अगले पार्ट में। ये पेरोक्सो का मतलब क्या होता है, पेरोक्साइड लिंकेज क्या होता है, सारी बातें, बहुत सारी ट्रिक्स वहां पर मेरे पास में होगी। तो खुश तो बहुत होंगे आप लोग जब मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सो एसिड्स हो चुकी है कंप्लीट। अच्छे ढंग से आप लोगों को समझ में आई ना? फास्फोरस की ऑक्सो एसिड्स हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं सल्फर, दूसरा पार्ट जो होगा सल्फर की ऑक्सो एसिड्स की बातें आपसे करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो हेडिंग होगा अपना ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर या ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, मैं लिख देता हूं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, रूल्स में भी आप लोगों को बता चुका हूं, उन्हीं रूल्स के बेसिस पर आपको आगे बढ़ना है। जो मैंने एसकेपी बताए थे आपको, सुनील्स की पॉइंट्स, उनके बेसिस पर भी आप लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। आप मुझे बता सकते हो कि ये H2SO3 का नेम क्या होगा? क्या आप मुझे बता सकते हो H2SO3 का नाम क्या होगा? यार बहुत इजी है, एसकेपी को याद करो, मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों को दिया था। सल्फर सेंट्रल एटम है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहां पर कितना दिखाई देता है? ध्यान से देखो, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +4 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा? सल्फ्यूरस एसिड, जैसे वहां पे फास्फोरस एसिड था, ऐसे ये क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरस एसिड, है ना? समझ में रस आ रहा है ना बेटा? सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, ये हो जाए, मैं यहां लिखता हूं, चलो उसको, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, क्लियर हुआ? बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हुआ? अरे यार सर H2SO4 लिख दो ना। लिख दिया H2SO4 लिख दिया। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +6 मतलब यहां पे क्या लगेगा? एक एसिड लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। नाम क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, क्या इसको ऑर्थोसल्फ्यूरिक एसिड बोला जा सकता है? ऑर्थोसल्फ्यूरस एसिड बोला जा सकता है? हाँ, सोचते हैं। ठीक है, चलो, अपना रूल जिंदाबाद। इसमें से H2O को रिलीज करता हूं, इसमें से H2O को रिलीज करता हूं। चेक करते हैं क्या मिलता है। देखो आप जरा, यहां मिलेगा SO2। ओ हो, देख लो, क्या ये ऑर्थोसल्फ्यूरस एसिड इसको बोला जा सकता है? प्लीज बताइए। चेक कर लिया हम लोगों ने, मगअप नहीं करते, चेक करते हैं। क्या इसको ऑर्थोसल्फ्यूरस एसिड बोला जा सकता है? नहीं, क्योंकि वाटर को रिमूव करने के बाद ऑक्सो एसिड नहीं बन रहा है मेरे बेटा। ठीक है, चलो साहब, बहुत बढ़िया बात है। क्या इसको ऑर्थोसल्फ्यूरिक एसिड कहा जा सकता है? चलो एक बार ट्रिक लगा लेते हैं, जो ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी, वाटर को निकालते। अरे यार, वाटर को निकालते हैं तो क्या बनेगा? SO3 बनेगा, और SO3 बनेगा, इसका मतलब ऑक्सो एसिड नहीं बनेगा।
और ऑक्सो एसिड नहीं बनेगा, इसका मतलब इसको मैं ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बोल सकता हूं। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, कितना इजी है, बहुत इजी है यार। देखो चलो, अब मैं इसके 2 मॉलिक्यूल्स को ले लेता हूं। ठीक है, अब इसके मैं 2 मॉलिक्यूल्स को ले लेता हूं। 2 मॉलिक्यूल्स में से वाटर को रिलीज करता हूं, 2 मॉलिक्यूल्स में से वाटर को रिलीज करता हूं, तो क्या बनेगा? याद करो रूल क्या था, 2 ऑक्सो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स लोगे और वाटर को रिमूव कर दोगे तो क्या बनेगा? पायरो बनेगा। ठीक है, तो यहां पर बनेगा H4, क्या बनेगा? H4S2, देख लीजिए आप लोग, O5, देख रहे हो, H4S2O5। नाम क्या होगा? नाम क्या हो जाएगा? पायरो सल्फ्यूरस एसिड। नाम क्या होगा? पायरो सल्फ्यूरस एसिड। कितना इजी, बहुत आसान, पायरो सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, यहां से 2 मॉलिक्यूल्स को लेता हूं और 2 मॉलिक्यूल्स को लेता हूं तो मैं बना दूंगा H4, यार H2 हो जाएगा ना ये। ठीक है, ये हो जाएगा H2S2O7। हा, याद करो मेरे बेटा, आप लोगों को ये बात बताई गई है, बहुत बार आप लोगों ने इसको देखा होगा। नाम याद करो, इसका नाम अभी तो बता ही दोगे आप, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अभी तो नाम बता ही दोगे, क्या बताओगे? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। ओहो हो, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। और पायरो सल्फ्यूरिक एसिड को ही आप ओलियम भी बोलते थे छोटी क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज ओलियम। ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि ये बात आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ रही होगी। पहले रूल्स बता दिए, अब आपको समझने में मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, आगे सुनिए, आगे बताता हूं। इतना मैं ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं करता हूं यहाँ पर, इतना आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ चुका है ना। मैंने ऑर्थो क्यों नहीं बोल सकते हो, ऑर्थो क्यों नहीं बोल सकते हो बता दिया। पायरो का फॉर्मूला क्या होना चाहिए ये बता दिया। ठीक है, सल्फर के ऑक्सो एसिड्स में आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, चलो और सुनो ध्यान से, आराम से। रूल्स पहले ही बता चुका हूं मैं आप लोगों को, और सुनो ध्यान से, ध्यान से और आराम से, ध्यान से और आराम से। ठीक है, ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना। आपके पास में ये है H2SO3। ठीक है, अब मैं अपने रूल्स, छोटे छोटे रूल्स लगाना आपको बार बार सिखा रहा हूं। ठीक है, H2SO3, नाम क्या? सल्फ्यूरस एसिड। नाम क्या होगा बेटा? सल्फ्यूरस एसिड। सब बच्चे जानते हैं, बच्चा जानता है सल्फ्यूरस एसिड। इसका नाम क्या होगा? H2SO4 का नाम क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। सुना होगा आप लोगों ने, किंग ऑफ केमिकल भी बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखना ट्रिक देखिए, आपको क्या करना है, सल्फर को ऐड करना है, ऑक्सीजन को निकालना है। क्या करना है? सल्फर को ऐड करना है, ऑक्सीजन को निकालना है। तो क्या होगा? देखो, H2 का H2 रहेगा, दिख रहा है ना आपको, H2 का H2 रहेगा, ये S2 हो जाएगा और ये हो जाएगा O2, और यहाँ क्या बन जाएगा फॉर्मूला? H2S2O3। इसका नाम हो जाएगा थायो सल्फ्यूरस एसिड, और इसका नाम क्या हो जाएगा? थायो सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। थायो प्रीफिक्स कब लगाया जाता है, मैंने आप लोगों को यहां पर बताने का ट्राई किया, बताने की कोशिश की। टेक्निक देखो, मगअप करने जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा, और मगअप एक बार कर भी लिया तो भूल जाओगे। इससे अच्छा एक बार करो ना यार, ठीक से करो ना बेटा, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आप लोगों को थायो सल्फ्यूरस एसिड, थायो सल्फ्यूरिक एसिड का फंडा समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक और बात बताओ, इसमें से मैं ऑक्सीजन के एक एटम को निकाल देता हूं। याद करो, अस एसिड में से ऑक्सीजन के सिंगल एटम को जब रिमूव किया जाता है तो क्या प्रीफिक्स लगता है? याद कीजिए, क्या प्रीफिक्स लगता है? हाइपो, है ना। तो यहां पर हो जाएगा H2SO2,
देख रहे हो, H2SO2 नाम क्या हो जाएगा इसका, हाइपो 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 सल्फ्यूरस एसिड, हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, पायरो का रूल आप लोगों को पता होगा, मैंने इक एसिड के लिए कैसे हाइपो बनाया था पहले पायरो बनाकर, तो याद दिला देता हूं। आप 2 मॉलिक्यूल्स लोगे, बिल्कुल वही स्टाइल है। यदि आपने मेरा 10 मिनट पहले का सेक्शन ठीक से देखा है तो आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले क्या बनाएंगे, इक एसिड को हाइपो में कन्वर्ट करने के लिए पायरो बनाएंगे। क्या बनेगा पायरो, बोलो, H2S2O7 ऐसे बनेगा। और इसमें से आपने निकाल दिया ऑक्सीजन के सिंगल एटम को, तो क्या बचेगा, H2S2O6। देख रहे हो, H2S2O6, यहां पे आप प्रीफिक्स लगा सकते हो हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को, देखो एक बार की मेहनत, सो सुनार की और एक सुनील की, एक बार की मेहनत जिंदगी बना सकती है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, जे एडवांस से लेकर तो नीट की एग्जाम तक, सारी एग्जाम तक ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सल्फर की ऑक्सो एसिड्स के मैंने कई सारे फार्मूले, कई सारे नाम आपको बनाने की टेक्निक्स बताई। ठीक है, आखिरी कैटेगरी सल्फर में और बताऊंगा मैं आपको, उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। सल्फर की आखिरी कैटेगरी, लास्ट कैटेगरी आप सल्फर ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट कैटेगरी, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी को बोलता हूं मैं थायोनिक एसिड। क्या लिखा है बेटा, थायोनिक एसिड सीरीज। क्या लिखा है, थायोनिक एसिड सीरीज। ये क्या होता है सर, बताता हूं मैं, हूं ना, टेंशन क्यों करते हो। अच्छा देखो, H2SN+2O6। ठीक है, H2SN+2O6। सर ये N क्या है, N भाई कुछ भी हो सकता है यार बेटा, 1 2 12 N कुछ भी हो सकता है। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ बेटा सही बात है, चलो देख लो। N की वैल्यू को 0 पुट करूंगा तो H2S2O6 नाम क्या होगा, देखो 2 सल्फर हैं, सल्फर के नेम के बेसिस पे 2 सल्फर हैं, तो नाम हो जाएगा डाई थायोनिक एसिड। क्लियर हो पा रहा है आपको, क्या हो जाएगा, डाइथायोनिक एसिड। अब N की वैल्यू को आपने 1 पुट कर दिया, ये इसको 0 to 12 लिखता हूं मैं, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, 0 to 12, N की वैल्यू को आपने 1 पुट कर दिया, N की वैल्यू को आपने 1 पुट कर दिया तो ये हो जाएगा H2S3O6। नाम क्या हो जाएगा इसका, ट्राई थायोनिक एसिड। अच्छा जी, समझ में आया जी। इसका मतलब N की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे, 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, ऐसे 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 प्रीफिक्स बढ़ते जाएंगे। डाई हुआ है, ट्राई हुआ है, टेट्रा होगा, पेंटा होगा, हेक्सा होगा, एंड सो ऑन। क्लियर हुआ आपको, सल्फर की बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी मानी जाती है इसको। और आप मेरे नेक्स्ट पार्ट को तभी समझ पाओगे, स्ट्रक्चर्स को तभी समझ पाओगे जब ऐसी छोटी छोटी बातें आप लोगों को पता होगी। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं अपने बच्चों को बताना चाहूंगा, ध्यान रखना, जब आप डाइथायोनिक एसिड में से O2 को रिमूव करोगे, जब आप डाइथायोनिक एसिड में से O2 को रिमूव करोगे तो क्या बचेगा यार, H2S2O4 बचेगा। देख लो आप लोग, O2 को रिमूव करोगे तो इसका नाम हो जाएगा डाइथायोनस एसिड। क्या नाम हो जाएगा, डाइथायोनस एसिड, डाइथायोनस एसिड। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, क्लियर हुआ आपको। तो खुश तो फिर से होंगे आप बहुत जब मैं कहूंगा कि आपको यहां पर मैंने सल्फर के ऑक्सो एसिड्स की भी सारी बातें बता दी हैं। मतलब आपने एक बार इसको कर डाला तो लाइफ आपकी झिंगा लाला। ठीक है, एक बार इसको ठीक से कर लोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, आखिरी में क्लोरीन, जैसा मैंने कहा था कि अपने सिलेबस में फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के मेनली ऑक्सो एसिड्स हैं जो परेशान करते हैं बच्चों को। तो एक बार मैं क्लोरीन के, बहुत सिंपल, बहुत आसान,
ऑक्सो एसिड्स की इंफॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेता हूं। किसके किसके किसके? क्लोरीन के, है ना। क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स की भी एक बार हम बातें कर ही लेते हैं, कर रहे हैं तो, है ना। तो ये है अपना ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। बहुत इजी है यार, ये तो बहुत सिंपल है, बहुत इसमें कोई रूल्स नहीं है, सिंपल बातें बताता हूं मैं आपको। जैसे मेरे पास में HClO है, ठीक है। अब आप क्या करना है, जस्ट आपको ऑक्सीजन को इंक्रीज करते जाना है, ठीक है। कैसे करोगे, कैसे करोगे? HClO2, HClO3 एंड HClO4, बस। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो। फास्फोरस में इतने सारे थे, सल्फर में इतने सारे थे, क्लोरीन में इतने से, हाँ बस। कितना इजी है। नाम कैसे होंगे? इसको बोलूंगा मैं हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। ये होगा क्लोरस एसिड। रस आ रहा है ना बेटा पढ़ने में आपको, रस रस रस, क्लोरस एसिड। ये होगा क्लोरिक एसिड, और ये हो जाएगा पर क्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये 4 ही हैलोजेंस के, या मैं कहूँ कि क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स हैं जो आप लोगों के ब्रेन में होने चाहिए। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने क्या किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा, ऑक्सो एसिड्स के फॉर्मूले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले और नेम कैसे बनाए जाते हैं, जो मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम होती है, वो आज हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया थंब रूल्स के साथ में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है। यदि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा तो इसको आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। सबका साथ सबका विकास हो, ठीक है। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे रोकता हूँ, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय।